हाँ जी, तो कैसा चल रहा है आप लोगों का कोर्स? स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट परम और @request बॉडी एनोटेशन का यूज़ यहाँ पे सीखा था। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत सारे 4-5 यहाँ पे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। इस वीडियो का ये पूरा प्लेलिस्ट है भई। अगर आपने ये प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि पहले आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो स्टार्टिंग से आपको स्प्रिंग बूट समझ में आएगा। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे एक रोड मैप की बात कर रहे थे कि सर अगर आप ये स्प्रिंग बूट जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या ये अगर हम पढ़ लेते तो हमारे लिए काफ़ी है, हमें स्प्रिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए अगर आपको रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट करना है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं है स्प्रिंग पढ़ने की ज़रूरत। लेकिन अगर स्प्रिंग कोर स्टिल आपको लगता है कि हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो मैं स्प्रिंग कोर का भी बहुत ही जल्द स्प्रिंग कोर का ही क्या कहते हैं एक नया प्लेलिस्ट बनाऊँगा, एक नया सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है? जिसमें स्प्रिंग कोर, पूरा स्प्रिंग वहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़, अगर आप स्प्रिंग बूट अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप पढ़िए और समझिए और एक रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट करना पूरा सीखिए, जिसमें रेस्ट एपीआई जो हमारा डेवलप होगा, वहाँ पे एपीआई के डेवलपमेंट के साथ-साथ उस एपीआई पे वैलिडेशन लगाना, उसमें सिक्योरिटी लगाना, सारा चीज़ हम यहाँ पे ऐड ऑन करने वाले हैं। बाकी यही एपीआई आगे चल के माइक्रो सर्विसेज का भी रूप धारण कर सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं। शुरुआत में जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, तो मैंने यही सोचा था कि मैं सीधे आपको एपीआई बनाना, सीधे आपको डायरेक्ट बिज़नेस लॉजिक डेवलपमेंट करना सिखाऊँ। बट मैंने यहाँ पे 3-4 वीडियोज़ इसलिए ये सब बना दिए जिससे आपको कुछ बेसिक आइडिया हो जाए और थोड़ा डीप लर्निंग हो जाए, ठीक है? चलिए, तो उसी के सीरीज़ में यहाँ पे आज मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंट्रोलर है। ये एक कंट्रोलर है और इस कंट्रोलर में @request मैपिंग यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका ये यूआरएल है। मतलब ये हो गया कि इस कंट्रोलर को जब आप कॉल करोगे तो इस यूआरएल से ये कॉल करोगे। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम रख देता हूँ से हेलो, और इस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर और यहाँ से मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे हेलो स्प्रिंग करके यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। मैंने इस पर्टिकुलर मेथड में मैंने जो कुछ भी लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि मेरे बेस यूआरएल का यहाँ पे यूआरएल तो मेंशन है, बट जो मेरे मेथड के लिए जो यूआरएल होता है वो मेंशन नहीं है, इसको हम एंड पॉइंट यूआरएल बोलते हैं। और हमने यहाँ पे कोई मैपिंग वैपिंग भी नहीं लगाई है। तो क्या ये चलेगा? क्या ये जो पर्टिकुलर मेथड हमारा बनाया गया है ये चलेगा, चल के देगा? तो चलिए देखते हैं भाई। हम यहाँ पे जाते हैं API/v3 वर्जन 3 के अंदर यूजर को कॉल करते हैं। वर्जन 3 के अंदर यूजर को कॉल करते हैं और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे और कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? बैड रिक्वेस्ट आ गया भाई। बैड रिक्वेस्ट आ गया API/v3/user, राइट? API/v3 लिखना था यहाँ पे यार, v3 लिखना था, सॉरी, और /user, ठीक है? अब हम दोबारा यहाँ से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। देखिए अगेन यहाँ पे हमारा बता रहा है कि कोई स्टैटिक रिसोर्स भाई इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं पड़ी हुई है ना? और पोर्ट नंबर भी हमारा सही है भाई। पोर्ट नंबर हमारा क्या है? 8090 ही होगा शायद, है ना? 8090 ही है। तो हम कॉल सही कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं। तो तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मैपिंग लगाना पड़ता है।
तो किस चीज की रिक्वेस्ट है ये, गेट की रिक्वेस्ट है या पोस्ट की रिक्वेस्ट है? तो मैंने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा और एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग लगा दिया, ओनली रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे कोई मेथड नहीं बताया और ना ही कोई यूआरएल दिया। और अब देखते हैं कि ये मेथड हमारा कॉल हो रहा है कि नहीं। देखिए जैसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ये मेथड हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे रहा है। देखिए ये नॉर्मल एचटीटीपी का नियम होता है। देखिए जब भी आप किसी मेथड के सामने कोई मेथड का टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो गेट ट्रीट होगा, और बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट की आ रही थी। और अगर मैं यहाँ पे इसको पोस्ट लिख के भी सेंड करता हूँ, यहाँ से मेथड का टाइप पोस्ट लिख के यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट के लिए भी ये चल जा रहा है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मैपिंग सारी तरह की रिक्वेस्ट को हैंडल कर ले रहा है। ठीक है ना, मतलब रिक्वेस्ट मैपिंग भी अगर केवल आप लगा रहे हो तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें बताना चाहिए या तो गेट मैपिंग, या तो पोस्ट मैपिंग, या तो पुट मैपिंग, या तो डिलीट मैपिंग। तो मैंने गेट मैपिंग लगा दिया, ठीक है, क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट है। तो मान लीजिए कि मैंने गेट मैपिंग यहाँ पे लगा दिया गेट की रिक्वेस्ट के लिए। मैं यहाँ पे गेट मैपिंग लगा रहा हूँ, लेकिन मैं गेट मैपिंग लगाता हूँ तो यूआरएल हमेशा देता हूँ, राइट? नहीं दूंगा मैं यूआरएल, फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा तो बताओ भाई? फिर भी ये चलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर बेस यूआरएल के अंदर से ये जो पर्टिकुलर एंड पॉइंट यूआरएल है, ये अपने आप इस एंड पॉइंट यूआरएल का भले ही एड्रेस नहीं है, भले ही यूआरएल नहीं है, तो अगर इसका यूआरएल आपने मेंशन नहीं करा है तो फिर भी चूंकि एक ही गेट मेथड हमारी इस प्रोग्राम में है, तो ये हमारे इस गेट मेथड को 100% कॉल कर लेगा, बट ये पोस्ट को नहीं कॉल करेगा, क्योंकि हमने वहां गेट मैपिंग कर रखी है ना। तो ये मेथड नॉट अलाउड आ गया, राइट? क्योंकि यहाँ से रिक्वेस्ट पोस्ट की जा रही है, वहां हमारी गेट मैपिंग है, तो ये दोनों में मैचिंग नहीं हुआ। तो अगर आपने गेट मैपिंग करी है तो गेट से रिक्वेस्ट भेजिए, पोस्ट मैपिंग कर रखी है तो पोस्ट से रिक्वेस्ट भेजिए। गेट मैपिंग में गेट से रिक्वेस्ट चली गई। क्या मैं यहाँ पे कोई पोस्ट मैपिंग बना सकता हूँ और उसका भी कोई यूआरएल ना दूं तो चल जाएगा, राइट? लेट से यूजर रजिस्टर जैसे हम बना रहे थे, और यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे एट द रेट ले लेते हैं रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ से ले लेते हैं, और रिक्वेस्ट बॉडी में सीधे देते हैं यूजर, यूजर डीटीओ का ऑब्जेक्ट दे देते हैं यहाँ पे, और सेम ये यूजर ऑब्जेक्ट यहाँ से चाहे तो रिटर्न करा दें, अदरवाइज ना। बट इसकी जो मैपिंग हमने कर दी, इसकी मैपिंग एट द रेट क्या कर दिया, चलिए एक गेट मैपिंग हम दोबारा भी दे देते हैं, दो गेट मैपिंग दे देते हैं, और अब देखते हैं कि भाई कौन से गेट मैपिंग को कॉल करेगा ये। क्या हमने दो गेट मैपिंग लगाई है तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, और बल्कि सर्वर ही स्टार्ट करके नहीं दिया है अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम आ गया, कंपाइल टाइम पे ही प्रॉब्लम आ गया। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये इलीगल स्टेट है, ये एम्बिग्यूअस मैपिंग है। एम्बिग्यूअस का मैपिंग का मतलब ये हो गया कि आप अपने कंट्रोलर में दो बार गेट मैपिंग अलग अलग मेथड के साथ नहीं दे सकते हो। तो मतलब अगर आप ये गेट मैपिंग दे रहे हो और गेट मैपिंग लगाए हो, तो बिना यूआरएल से, मेरा यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो समझाना कि बिना यूआरएल से भी चलता है, लेकिन अगर आप दो गेट मैपिंग लगा रखे हो तो अब आपको यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, और वैल्यू में या पाथ में आप अपना यूआरएल इसका दे दीजिए, लेट से एबीसीडी कुछ भी दे दीजिए, तो ये अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? एप्लीकेशन देखिए दोबारा रीलोड हो गई, और अब अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये हमारा हेलो को चला देगा, लेकिन अगर यहाँ यूजर के बाद स्लैश करके एबीसीडी लिख दूंगा तो ये हमारा गेट मैपिंग ये वाला कॉल हो जाएगा। तो आप एक एक मेथड कहीं ना कहीं किसी भी कंट्रोलर के अंदर, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड, एक एक सिंगल मेथड आप बिना यूआरएल के बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो यहाँ पे अब देखिए मैंने अगर एबीसीडी लिख के भेज दिया तो एबीसीडी वाला यहाँ पे हिट हो जाएगा, लेकिन चूंकि वहां पे रिक्वेस्ट बॉडी लिखा हुआ था तो रिक्वेस्ट बॉडी में आपको यहाँ पे डेटा भेजना था, राइट? तो फिलहाल इसको हमें एट द रेट पोस्ट मैपिंग करना था। ठीक है, तो क्या एट द रेट पोस्ट मैपिंग बिना यूआरएल के चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। एक गेट मैपिंग चल जाएगा, एक पोस्ट मैपिंग चल जाएगा, और एक ही पुट मैपिंग भी चल जाएगा। यहाँ पे आप एक और दूसरा मेथड बना दीजिए और उसको पुट मैपिंग यूज कर लीजिए, डिलीट मैपिंग यूज कर लीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। पुट यूजर करके आप लिख दीजिए, ठीक, पुट यूजर करके लिख दिया, और यहाँ पे @पुट मैपिंग हमने लिख दिया, ठीक है। पुट मैपिंग हेलो स्प्रिंग, पुट यहाँ लिख देता हूँ हेलो स्प्रिंग, पोस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये है हो गया हमारा गेट, ठीक है। और एक मेथड और आप बना सकते हो जिसमें आप कुछ भी मत लगाओ, आप वहां पे क्या लगा देना, डिलीट मैपिंग लगा देना, डिलीट मैपिंग, ठीक है ना। डिलीट मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको नाम बदल दीजिए और यहाँ लिख दीजिए डिलीट, ठीक है। ऐसे आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कैसे कॉल करेंगे, सारा खेल यहाँ कॉलिंग इंड पे है, कि अगर आप कॉलिंग इंड पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे गेट लिख के भेज रहे हो, तो ये गेट वाले को चला देगा, देखिए बाय डिफॉल्ट। और अगर यहाँ पे ऐसे पोस्ट लिख के भेज रहे हो, तो ये पोस्ट वाले को चला देगा, देखिए। लेकिन पोस्ट वाले में डेटा भी जाएगा बॉडी के साथ, तो यहाँ पे आप डेटा भेज दीजिए भाई, है ना। क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा ये डेटा इसके साथ जाएगा, है ना, तो आप ऐसे डेटा भेज दीजिए। बट अगर मुझे कुछ डेटा भेजना है तो ऐसे ब्लैंक डेटा भेजूँ तो भी तो चलना चाहिए, तो तभी चल जाएगा, एक जेएसएन बॉडी हमें भेजना था। और अगर अगर यहाँ से मैं यहाँ पुट मैपिंग यहाँ करके आपको रिक्वेस्ट भेज दे रहा हूँ, तो ये देखिए पुट वाला को कॉल कर दिया। और अगर मैं यहाँ से डिलीट मैपिंग करके रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो डिलीट वाले को कॉल कर देगा। ऐसे ही हमारे ये अलग अलग तरह की जो मेथड्स होते हैं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे आपको ये समझाना था कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह /URL पैटर्न लिखना मैंडेटरी है, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। एक एक मेथड ऐसे आप इंडिविजुअली लिख सकते हो, उस केस में आपको बेस यूआरएल यहाँ मेंशन करना होता है ना। इंटरेस्टिंग बात, चलिए कूल। तो एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या आज आपको मुझे समझाना है, दूसरा टॉपिक मुझे आपको ये समझाना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल होती है, यहाँ पे होता है ना एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो ये जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल होती है, तो क्या ये प्रॉपर्टी फाइल ही हमारे पास होती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, क्या इसका नाम नहीं चेंज कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का नाम चेंज करके एप्लीकेशन डॉट YAML कर सकते हैं, YAML कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से सारा कन्फिग्रेशन आप दे रहे हो, वहाँ पे YAML में दिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे इसी सेम एप्लीकेशन प्रॉपर्टी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ YAML भी लिख सकते हो या YML लिख सकते हो, एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल में चीजें कैसे लिखी जाती हैं, इस तरह से नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का कन्वेंशन होता है कि यहाँ पे डेटा की वैल्यू पेयर में होती है, बट YAML का ये स्टैंडर्ड नहीं है। YAML में होता है, ये की वैल्यू पेयर में नहीं लिखा जाता है। YAML को लिखने का अलग स्टाइल है, ये पूरा इंटेंटेशन को फॉलो करता है। तो जिस इंटेंटेशन में हमें कैसे, जैसे मुझे मान लीजिए सर्वर का पोर्ट नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा सर्वर, राइट। देखिए यहाँ पे भी हमारा इंटेलिजेंस तो काम करेगा, ठीक है। तो सर्वर ऐसे करके लिखूंगा सर्वर डॉट पोर्ट, ठीक है। सर्वर डॉट पोर्ट यहाँ पे आ गया ना। ये मैं ऐसे जैसे लिखूंगा तो ये बिल्कुल ये दिखा दिया कि ये सर्वर, ये पोर्ट जो है सर्वर के अंदर है। और यहाँ पे आप अपना पोर्ट चूज करिए, लेट से 000 ऐसे करके हमने दे दिया, 999 करके दे दिया ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ था डेटा सोर्स ड्राइवर URL यूजर नेम पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ स्प्रिंग, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर, राइट। ऐसे करके जब मैं लिखूंगा, कंट्रोल स्पेस करूंगा, तो ये देखिए लिखा आ गया स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम। और जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये अपने आप इस तरह से एक एक ट्री बनाता है, एक हायरार्की बनाता है। इसको इंटेंटेशन बोला जाता है कि भाई ये स्प्रिंग हमारा रूट टैग है, उसके अंदर डेटा सोर्स है, और उसके अंदर ड्राइवर क्लास का नाम है, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप अपने ड्राइवर क्लास का जो नाम है यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इसी के अंदर ही
यानी कि स्प्रिंग के डेटा सोर्स में ही यूआरएल देना है, तो ये यूआरएल यहाँ से मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए ये यूआरएल मैं ले लेता हूँ। तो स्प्रिंग के डेटा सोर्स के अंदर अगर यूआरएल देना है, तो स्प्रिंग में डेटा सोर्स तो ऑलरेडी है ही, और उसके अंदर ये ड्राइवर क्लास नेम था, तो यूआरएल कहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं डेटा सोर्स के पैरेलल लिखूंगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखूंगा जहाँ पे मेरा भी कर्सर है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यू लिख के, ये देखिए कंट्रोल स्पेस करूंगा, यूआरएल अपने आप लिखा आ गया, ये यहाँ पे मैंने यूआरएल दे दिया। तो जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं रियल टाइम पे, जो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहां पे लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि उसके जगह पे YAML फाइल लिखिए। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज तो आप यूज ही कर रहे हो, उसके जगह पे आपको एप्लीकेशन डॉट YAML आना चाहिए, राइट। इसी तरह से आप कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, आप यहाँ पे यूजर नेम दे सकते हो, देखिए उसी के अंदर ही होगा, यहाँ पे यूजर नेम है ना, ओनली यूजर नेम, ये यूजर नेम, रूट नेम हो गया हमारा रूट। फिर उसी के अंदर ही हमारा पासवर्ड है, तो यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया हमने रूट। तो यहाँ पे देखिए चीजों को समझना कितना आसान है कि स्प्रिंग के अंदर एक डेटा सोर्स प्रॉपर्टी है, डेटा सोर्स की ही सारी डिटेल आप सेट कर रहे हो, जैसे ड्राइवर क्लास, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ऐसे, है ना। तो थोड़ा सा ये एक हायरार्की में, अब देखिए इसको थोड़ा सा हायरार्की में इसको इधर से यहाँ कर दूंगा मैं, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा येलो येलो दिखने लगेगा, है ना, लाल पीला होने लग रहा है, ठीक है, कह रहा है अननोन प्रॉपर्टी पासवर्ड, ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ये चीज नहीं है, स्प्रिंग के पैरेलल नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, लेट से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ, तो फिर ये बुरा मान गया, कह रहा है कि ये यूजर नेम के अंदर थोड़ी नहीं पासवर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप इसके अंदर ऐसे बना रहे हो तो यूजर नेम के अंदर पासवर्ड आप लिख रहे हो। तो अगर इसके यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो पैरेलल, इसका मतलब ये पैरेलल है, यूजर नेम पासवर्ड पैरेलल है, सब सब तीनों प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, ये चारों ही चारों डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी है। और डेटा सोर्स किसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन डॉट YAML भी यूज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने दोनों बनाया है, तो उसमें से कौन सा चलेगा, ठीक है, YAML चलेगा, प्रॉपर्टी चलेगी, इसका पोर्ट नंबर 8090, इसका पोर्ट नंबर 9000, ठीक है। एप्लीकेशन को रन करते हैं, अगर ये 9000 पे चल गया, अगर ये 9000 पे चल गया, इट मीन्स ये हमारी YAML को उठा रहा है, पहला प्रेफरेंस इसका YAML है। और अगर ये 8090 पे चल गया, तो इसका मतलब अगला प्रेफरेंस इसका कौन सा है, अगला प्रेफरेंस इसका है दैट इज 8090, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ही उठा रहा है भाई, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को ही उठा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आ रही है कि मेमोरी के अंदर ये लोड हुआ था, पहले ऐसा चला था, तो मैं एक बार एक क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि पहले से ये हमारा प्रोजेक्ट था ना, ऐसा तो नहीं ना कि टारगेट के अंदर सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी। मैं टारगेट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टारगेट ही फोल्डर, वो फोल्डर होता है जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन होके उसका सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे स्टोर हो जाता है, राइट। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऊपर है, YAML नीचे है, तो सॉरी सॉरी यार, नीचे ऊपर से तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रहने देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। और इसको दोबारा रन करके, पहले तो मैं इसको मैवन इंस्टॉल करूंगा, सो दैट कि हमारा प्रोजेक्ट की फिर से इंस्टॉलेशन हो जाए, टारगेट के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। ओके, एक चीज यहाँ पे और मुझे आपको बताना है, वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट देखिए हम लोग काम किस पे करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग काम करते हैं टॉम कैट सर्वर पे। तो हमारी जो एप्लीकेशन अभी रन हो रही है वो टॉम कैट के ऊपर रन हो रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम सर्वर चेंज कर सकते हैं, देखिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है इस पे, बिल्कुल हम अपने जो इम्बेडेड सर्वर है ना, उसको एक्सक्लूड करके हम अपना नया सर्वर यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट में कितने तरह के सर्वर दिए गए, तीन तरह के, ये तो एक तो हमारा टॉम कैट, दूसरा अंडर टू, और तीसरा हमारा दिया गया है जेटी। ये तीन अलग अलग तरह के सर्वर के इंस्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको मैं एप्लीकेशन पॉम डॉट एक्सएमएल से चेंज कर सकता हूँ, दो चीजें हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। तो फिलहाल अभी ये हो गया कंपाइल, है ना। और दोबारा एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके और यहाँ पे रन एज स्प्रिंग बूट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि हमारा 9000 पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है या 8090 पे स्टार्ट हो रहा है ना। तो 8090 पे ही अगेन स्टार्ट हो रहा है भाई, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी यहाँ से पिक करी जा रही है।
और अगर हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को डिलीट कर दें तो जाहिर सी बात है YAML को उठा लेगा, है ना। यहाँ से मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अपने आप आपकी जो प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन डॉट YAML पे चलने लगेगी, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा था कि एप्लीकेशन डॉट YAML पे मतलब देना चाहिए इसको प्रेफरेंस, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 9000 पे चल गया। एक चीज और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी जो यहाँ से दूसरे प्रोजेक्ट से उठाते हैं और कॉपी करके इस इसी रिसोर्स में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं दोबारा, ठीक है। ओके, पहले ही आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये, अच्छा जैसे मैंने टॉप पे डाल दिया तो मेरी एप्लीकेशन किस पे चलने लगी यार, अचानक ये देखो 8090 पे चलने लगी, ठीक है ना। YAML के आते ही, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के आते ही 8090 पे चलने लगी, ठीक है। तो परफेक्ट है भाई, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हम YAML और प्रॉपर्टी दोनों भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट YAML को प्रेफरेंस मिल रहा है। और हमारा जो एप्लीकेशन है वो किस सर्वर पे चलता है बाय डिफॉल्ट, टॉमकैट पे चलता है, राइट। तो टॉमकैट पे अगर चलता है तो YAML में देखो, YAML की भी कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टी की भी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ की वैल्यू पेयर में होता है, देखो की और इक्वल टू लगता है बीच में, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में नहीं होता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगता है, यहाँ पे टैग होता है, रूट टैग, उसके अंदर चाइल्ड टैग, फिर चाइल्ड टैग, फिर चाइल्ड टैग, ऐसे एक हायरार्की मेंटेन होती है, ठीक है ना। यहाँ कॉलन यूज होता है ऐसे करके, तो ये चीज होती है भाई। और रही बात आपके सर्वर को चेंज करने की, तो चलिए वो भी चेंज कर लेते हैं। तो सर्वर चेंज करने के लिए क्या ऑप्शन होता है भाई, देखिए जब आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन यहाँ पे बनाते हो, राइट, तो आपका एम्बेडेड सर्वर है यहाँ पे, ये डिपेंडेंसी हायरार्की में आप चेक कर सकते हो, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपका एम्बेडेड सर्वर टॉमकैट है, टॉमकैट। और आपको देखना क्या है, आपको पता ही है, क्योंकि आप उसी के अंडर ही रहते हुए एप्लीकेशन हमारी चल रही होती है, अभी तक तो उसी पे ही एप्लीकेशन चल रही है ना हमारी, उसी की बात भी हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग, ये तो लंबॉग दिखा रहा है, ये देखिए कोर कॉन्टेक्स्ट हो गया, एओपी हो गया, और यहाँ पे जैक्सन हो गया, ये देखिए जो, ये देखिए एम्बेडेड टॉम कैट यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो इसको कैसे चेंज करा जाए, ये जो एम्बेडेड सर्वर है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या सर्वर को हम बदल सकते हैं, तो सर्वर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। pom.xml पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए, और ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल है ये जो स्प्रिंग स्टार्टर वेब है ना, इसी वेब के अंदर ही वो सर्वर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। इसी वेब के अंदर ही जाके आपको यहाँ पे एक टैग यूज करना होता है, एक्सक्लूजन करके टैग, ठीक है ना, एक्सक्लूजन टैग। और एक्सक्लूजन टैग के अंदर एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन मतलब मल्टीपल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन टैग होता है एक्सक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, छोड़ना, ठीक है ना। तो किसको छोड़ रहे हो, तो हम टॉमकैट, एम्बेडेड टॉमकैट को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ग्रुप आईडी ऊपर का ही ले लिया, और आर्टिफैक्ट आईडी में स्टार्टर यहाँ पे लिख देंगे हम टॉमकैट, ठीक है। बस ये इतना लिख के इसको हम कर देंगे कंट्रोल ए करके, कंट्रोल शिफ्ट एफ कर दिया हमने, राइट। तो ये एक्सक्लूड कर दिया हमने, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको एक्सक्लूड करा तो हमारी हायरार्की से हमारा एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर अब गायब हो चुका होगा, राइट। अब डिपेंडेंसी हायरार्की में जाके देखोगे तो आपको आपका टॉमकैट सर्वर यहाँ नजर नहीं आएगा, राइट, ठीक है। देखिएगा आप, तो फिलहाल ये हैंग कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। अब अगला काम क्या होगा, एक्सक्लूजन करने से काम नहीं होगा। अगला काम ये होगा कि अब आपको एक नई डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। वो डिपेंडेंसी किस लिए ऐड करनी पड़ेगी, वो डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा नए सर्वर को ऐड करने के लिए, राइट। तो नया सर्वर ऐड करने के लिए एक नई डिपेंडेंसी यहाँ पे कॉपी कर लीजिए या लिख लीजिए डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी के अंदर ये जो ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी है वो सेम रखिए। ग्रुप तो वही होगा, आर्टिफैक्ट में स्टार्टर वेब के जगह पे यहाँ पे स्टार्टर जेटी लिख दीजिए, राइट, बस। या अगर आपको अंडर टू यूज करना है तो अंडर टू सर्वर होता है यहाँ पे, अंडर टो, अंडर टो, अंडर टो होता है एक्चुअली, ठीक है ना। अंडर टू बोलो, अंडर टो बोलो, है ना। तो ये इसके ऊपर आप रन कर सकते हो, मैंने अंडर टो रख दिया। तो यहाँ पे इसे सेव कर दीजिए, और इसे कंट्रोल ए करके सिर्फ फॉर्मेटिंग कर दीजिए, और
सेव कर दीजिए। अभी यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। इस तरह से हमारे एप्लीकेशन के अंदर अब एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर हटा दिया गया है और अंडर 2 सर्वर यहाँ पे आ गया है। जेट्टी लिख देना, आप जेट्टी भी लिख के चला लेना। एप्लीकेशन को अब रन करते हैं और अब एप्लीकेशन रन करेंगे तो ये हमारे अपाचे टॉमकैट पे न चल के अब अंडर 2 के ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी। राइट, ये चीज हम कहाँ से देख पाएंगे? ये हम अपनी कंसोल के अंदर देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा आएगा कि हमारी एप्लीकेशन किस पर्टिकुलर सर्वर के अगेंस्ट अभी चल रही है। राइट, देखिए वेब इनिशियलाइजेशन का काम हो रहा है और यहाँ पे देखिए URL इज नॉट स्पेसिफाइड। तो URL इज नॉट स्पेसिफाइड किस बात की भाई बात हो रही है? URL नॉट स्पेसिफाइड, URL तो हमने दिया हुआ है भाई सब चीज का। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, URL है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ तो है। ओके, एक काम कर लेते हैं। एक्चुअली जब ये सब काम करते हैं ना तो एक बार अपने प्रोजेक्ट को मैवन अपडेट कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद ये इस एप्लीकेशन को रन करना चाहिए। राइट, सम टाइम ये हमारे चेंजेस जो है पिक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेंजेस जो है, URL तो हमने दे ही रखा है ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई इसको अपडेट कर देना चाहिए और फिर एप्लीकेशन को यहाँ से रन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या देखा इस पर्टिकुलर सेशन में कि हम सर्वर रिक्वेस्ट मैपिंग वाली कहानी देखा और सर्वर का URL देखा आपने। हम सर्वर भी यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन हमारी चल गई अंडर 2 सर्वर के अंतर्गत, है ना, 8090। और यहाँ से अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई ये बातें। अगली बात क्या है? अभी और भी बातें। अगली बात ये है कि अब मैं सोचता हूँ कि बार बार आपको अलग अलग वीडियोस से बनाने से अच्छा है कि बहुत सारा चीज़ एक ही वीडियो में कवर करूँ। वैसे वीडियो बहुत सारे हो जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे वीडियो नहीं गिनाने हैं कि भाई मैं 2 मिनट का वीडियो बना दूँ, 4 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो बना दिया, मेरे व्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है भाई। देखो, मेरे लिए तो मैटर कर रहा है कि इस समय कोर्स मैं पूरा आपका यहाँ पे कवर करूँ, चीज़ों को मैं बताऊँ। और यार इतना अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो यार आप भी खूब दबा दबा के लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों से शेयर करो, है ना, जो आपके जानकार हैं उनको बताओ कि भाई ये जो वीडियोस है इसे देखो यार। ठीक है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हो और थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और क्या बस। ठीक है, तो अगली चीज़ ये है कि जो हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है या एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल है, इस YAML फाइल में तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐसे लिखी हैं जैसे सर्वर पोर्ट, डेटा सोर्स, URL, यूजर नेम, ये बनी बनाई की है। हम अपनी भी कोई की यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे हमारी खुद की। जैसे मान लीजिए किसी API डॉट की, कोई API की हम मतलब हमारे पास कहीं से आई तो उसका मैंने नाम दे दिया API डॉट की। और API डॉट की में मैं अपनी API की, है ना, माई API की मैं अपना संभाल के रख लूंगा। वो API की कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी हो सकता है। राइट, यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, कह रहा है कि भैया ये अननोन प्रॉपर्टी है, इसके लिए एक मेटा डेटा बनाइए। बट ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमने बना दिया तो हम ऐसा बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार आप यहाँ पे जो जो यहाँ पे बने बनाए की होते हैं आप यहाँ पे भी बना सकते हो, YAML में भी बना सकते हो। आप अपना खुद का की बनाओ ना। आपने क्या बनाया API की, तो आपने लिखा API और API के अंदर ऐसे लिख दीजिए की, और की का नाम, की वैल्यू क्या देना चाहते हो, यहाँ पे की वैल्यू देना चाहते हो लेट से जावा, तो ऐसे आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप अपने हिसाब से की डिफाइन करिए कि आपको की किस हिसाब से रखनी है, कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे कॉलन लगा दीजिए, ये एरर इसलिए आ रहा था। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हमने API के अंदर की में जावा दे दिया। अच्छा, ये API की कब जरूरी होता है? जैसे कोई API आप किसी थर्ड पार्टी API को यूज कर रहे हो तो उसकी API की होती हैं, या उसके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, या बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशनल चीजें होती है। बट कॉन्फ़िगरेशनल चीजों के लिए आप अलग से कॉन्फ़िग फाइल बनाइए। अदरवाइज आपको, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे आप की वगैरह बना के रख सकते हो।
आपने कहा ठीक है रख सकते हैं, बट क्वेश्चन है कि अगर हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में इस तरह की कोई की रखी गई है, उसको मुझे अपने जावा में कहीं पे कॉल कराना है तो कैसे कॉल कराएंगे? लेट से यहाँ पे मुझे कॉल कराना है तो कैसे कॉल कराएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई मुझे मैं अपनी जावा क्लास में उसको कॉल करा पाऊँ? बिल्कुल पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ऐसे है कि स्प्रिंग कहता है इसके लिए आप एक काम करिए, आप एक वेरिएबल बनाइए। लेट से मैंने पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है ना, और हमने एपीआई की नाम से एक वेरिएबल ही बना लिया, ठीक है। इस तरह से हमने वेरिएबल प्राइवेट बना लीजिए, पब्लिक बना लीजिए, आपकी इच्छा है। अब आप ये प्राइवेट की बना लिया आपने, अब आप क्या चाहते हो कि इस वेरिएबल में वो वैल्यू अपने आप आ जाए, आपको कुछ मेहनत न करना पड़े, ऐसा चाहते हो क्या? ऐसा होता है क्या? हाँ होता है भाई। अगर ऐसा चाहते हो तो बिल्कुल आप सही चाह रहे हो। तो आप इसके लिए एट द रेट वैल्यू क्या लगाओगे? एट द रेट वैल्यू। एट द रेट वैल्यू जो होता है, ये हमारा कौन सा यूज करोगे? लॉम्बॉक का नहीं, स्प्रिंग का। एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के अंदर, यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर आप यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक्सप्रेशन यूज करोगे, इसमें जैसे डॉलर आप लगाओगे और डॉलर के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है ना, एक चीज है, रुक जाइए, ये जो हम पूरा लिख रहे हैं ये डबल कोड के अंदर होना चाहिए था, राइट? तो ये यहाँ से कट कर दीजिए, इसको पूरा डबल कोड के अंदर डाल दीजिए, राइट? तो डबल कोड के अंदर डॉलर और डॉलर के बाद उस पर्टिकुलर की का नाम दे दीजिए। क्या की का नाम है भाई? किस की को गेट करना चाहते हो? तो लेट सपोज कि हम एपीआई डॉट की को गेट करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा एपीआई डॉट की? भाई एक स्टैंडर्ड है, मैं बस की भी मैं लिख सकता था, मेरा मर्जी, मैं की भी लिख सकता था। एपीआई डॉट की चूंकि उस तरह से वहां पे लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे दे दिया। तो भाई इस तरह से यूज करते हुए या इस टेक्निक का यूज करते हुए आपकी जो एपीआई की है ना, उस प्रॉपर्टी फाइल से यहाँ पे कॉल हो जाएगी, और कॉल होके हम चाहें तो उसको यहाँ पे रिटर्न भी करा दे भाई, ऐसे रिटर्न करा देते हैं ना। तो जब हम इस गेट मेथड को चलाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि भैया वो एपीआई की आ रही है कि नहीं आ रही है। लीजिए मैं यहाँ पे गेट करता हूँ और यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, और आप देख सकते हो कि हमारी एपीआई की वैल्यू भी आ गई। कूल। आ गई कि नहीं आ गई? ये कौन सी वैल्यू है? ये वही वैल्यू है जो आपने यहाँ पे दिया था। ये डबल कोड में मैंने लिख दिया, मेरा आदत है भाई, है ना? तो ये ही इसलिए ऐसा आया, राइट? अगर ये एपीआई की नहीं होता, थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल नहीं होती, तो ये ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट करता? ये एप्लीकेशन डॉट ईएमएल को पॉइंट करता, राइट? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये किसको पॉइंट करेगा? अभी YAML को पॉइंट करेगा, और YAML में की के अंदर क्या लिखा हुआ है? जावा या योर की, जो भी हम लिख देंगे तो वहां से वो चीज आ जाएगी, राइट? ये देखिए, नहीं भाई, क्या हो गया? एक्चुअली एप्लीकेशन नीड टू बी रीस्टार्ट ना, हाँ, एप्लीकेशन नीड टू बी रीस्टार्ट। एप्लीकेशन फिर से चल गई है वैसे, लेकिन इसका पोर्ट नंबर अलग है ना ब्रदर। तो इसका पोर्ट नंबर है 9000 ना, तो आपको 9000 लिख के सेंड करना पड़ेगा। और आप देखिए आपकी की का वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो चाहे आप YAML से काम कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी फाइल से काम कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी में अपना कोई डेटा रख के उसे कॉल करा सकते हो। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ डॉट लगाना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप डॉट अगर नहीं लगाना चाहते हो, ओनली एपीआई के अंदर वैल्यू रखना चाहते हो, तो एपीआई में भी वैल्यू रख लो और वहां से आप कॉल करा सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई, क्या मैं इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दूं तब भी ये काम करेगा? तो देखते हैं भाई, इस वेरिएबल को मैंने स्टैटिक बना दिया है ना? यही वेरिएबल जो हमारा नॉन स्टैटिक था, तो इसको मैंने स्टैटिक बना दिया है, और स्टैटिक बना दिया। अब देखते हैं कि भाई ये हमारा की वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है कि नहीं भाई, है? ये तो नल रिटर्न कर रहा है यार, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया तो ये वेरिएबल वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आप सीरियसली मेरे सेशन को देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा, ठीक है ना? अगर इस पर्टिकुलर का आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपको उसका आंसर कमेंट में भी बताऊंगा या अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।